नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और न्यूज़ 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इस खास न्यूज़ शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नज़र के साथ न्यूज़ इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक ही बुलेटिन में देखिए। राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा अब सियासत का मुद्दा बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो लोग इसके महत्व को नहीं जानते वही इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा था कि 150 साल पुराने इस गीत पर बहस सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल चुनाव करीब है। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शाह ने प्रियंका का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूँ, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। संसद में आज सियासी तापमान उस वक्त चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आपको बता दें, संसद के भीतर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में उन्होंने काफी करीब से चुनावी धांधली देखी और यही हाल देश की कई लोकसभा सीटों पर रहा। अखिलेश का दावा है कि कई जगह ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के बहाने विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। संसद में आज सियासी तापमान उस वक्त चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आपको बता दें, संसद के भीतर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में उन्होंने काफी करीब से चुनावी धांधली देखी और यही हाल देश के कई लोकसभा सीटों पर रहा। अखिलेश का दावा है कि कई जगह ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एसआईआर के बहाने विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए सांसद मौजूद रहे। बिहार चुनाव में शानदार जीत पर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान पीएम ने सांसदों से जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील भी की। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी एनडीए सांसद शामिल हुए। बैठक में एनडीए नेताओं की तरफ से बिहार चुनाव में शानदार जीत के लिए पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान पीएम ने सांसदों को संबोधित किया और कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों को जनता से जुड़ने की बात कही है। संसद भवन परिसर में हुई एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा घटना वाले दिन ही मुंबई से थाईलैंड के फुकेट शहर के लिए रवाना हो गए थे। गोवा पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल नोटिस जारी कर दिया है। आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में अजय गुप्ता शख्स की तलाश जारी है। गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के आरोपी भारत से भागने में सफल हो गए हैं। गोवा पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा ने मुंबई से थाईलैंड के शहर फुकेट की फ्लाइट पकड़ ली थी। इस मामले में अब गोवा पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल नोटिस जारी करवा दिया है। इंटरपोल की मदद से अब आरोपियों को गिरफ्तार कर भारत लाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अजय गुप्ता नाम के शख्स की तलाशी भी जारी है।
गोवा पुलिस लगातार रेड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा के जिस क्लब में आग लगी उस क्लब में सौरभ और गौरव के साथ अजय गुप्ता भी पार्टनर है। गोवा पुलिस अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में छापेमारी की है, साथ ही तलाशी अभियान भी चलाया है। हाल में ही हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी की टीम ने जिले के जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि इस अभियान में एनआईए को पुलिस और सीआरपीएफ का सहयोग भी मिला है। तलाशी अभियान के दौरान टीम ने आरोपियों डॉक्टर आदिल रदर और जासिर बिलाल वानी को भी साथ लाया। ये दोनों आरोपी व्हाइट कॉलर आतंक मॉड्यूल से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें कि गुजरात का रहने वाला एक युवक किसी काम से महाराष्ट्र आया था। पहले उससे मराठी बोलने को कहा गया। जब युवक मराठी नहीं बोल पाया तो उसके साथ बदतमीजी, मारपीट और गाली गलौज की गई। पीड़ित युवक का कहना है कि पहले उससे मारपीट की गई, फिर जबरन माफ़ी मंगवाई गई। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला एक गुजरात के युवक से जुड़ा है जो अपने काम से महाराष्ट्र आया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उससे मराठी में बात करने को कहा और भाषा न बोल पाने पर उसके साथ बदसलूकी की। पीड़ित युवक का कहना है कि पहले गाली गलौज हुई, फिर मारपीट और इसके बाद उसे जबरन माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ रहा है। बीते दिन नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया गया, जिसमें एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जहां पर पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक नर्स को थप्पड़ जड़ दिया गया। जब वीडियो तेजी से वायरल हुई तो महिला कांग्रेस ने नर्सिंग एसोसिएशन का साथ देते हुए आज पीएचक्यू का घेराव किया, जिसमें उनका कहना साफ था कि अगर उस पुलिस कांस्टेबल पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और उसको निलंबित नहीं किया गया तो महिलाएं और भी तादाद में सड़कों पर नजर आएंगी। उत्तराखंड की नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया और अन्य मांगों को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग बेरोजगार अधिकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका और इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारी नर्सिंग कर्मचारी सपना चौधरी को अचानक थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया। नर्सिंग स्टाफ में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि कोविड काल में जब वे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह मेहनत कर रहे थे तब उन्हें मान सम्मान मिला। आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित रूप से ईसाई धर्म में प्रेरित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। आधारताल के एक अध्यापक हैं सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा जो कि नीट की तैयारी कर रहा था और जेवियर स्कूल में पढ़ता है, उनको पढ़ाने के लिए पलक सिंह आती थी और वो उसको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्कूली छात्र को कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगा है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बता दें, जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में एक शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता सत्यनारायण शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके छोटे बेटे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था, उसकी शिक्षिका पलक सिंह कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। नशीले कफ सिरप के मामले में एक नया मोड़ वाराणसी में देखने को मिला है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो छोटे छोटे फर्मों का नाम आ रहा था, उन फर्मों के कुछ लोग वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी से जाकर के मिले हैं, जिसके बाद अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने पूरे कागजातों की जांच पड़ताल करवाई है और उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो छोटे फर्म वाले हैं, इनके पास पूरे कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन लोगों ने जो
कंपनियां थी उनसे जिस तरीके से क्रय विक्रय हुआ है उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई आपत्ति वाला बात सामने नहीं आया है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें जो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, समस्याएं आई हैं, वह ड्रग विभाग के द्वारा आई हैं और ड्रग विभाग पर सीधा सीधा इन्होंने आरोप मढ़ने का काम किया है। वाराणसी के नशीले सिरप मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि जिन 10 फर्म वालों ने उनके पास मुकदमा दर्ज कराया, उनके दस्तावेजों की जांच की गई। अधिवक्ता का कहना है कि सभी फर्मों ने स्टॉकिस्ट से बकायदा बिल के साथ माल खरीदा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इसे मौत का सिरप बता रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। मुख्य राजमार्ग पर जिला प्रशासन ने 5 मंजिल इमारत पर निरीक्षण के दौरान उस पर सख्त कार्रवाई की है। बिना मानकों के हिसाब से, बिना नक्शे के हिसाब से बनी हुई बिल्डिंग पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उसे सीज कर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये बिना मानक के सुरक्षा के दृष्टि से मुख्य राजमार्ग पर बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसको सदर एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। यूपी के हाथरस में प्रशासन ने अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत देखी गई है जो बिल्कुल मुख्य सड़क से सटाकर बनाई जा रही थी। जिला प्रशासन ने बताया है कि विनियमित क्षेत्र में निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे की एक प्रति बाहर चस्पा करना अनिवार्य होता है, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे और नक्शे की मांग की तो निर्माणकर्ता कोई दस्तावेज या स्वीकृति नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रशासन ने यह भी गंभीर चिंता जताई कि इतनी बड़ी इमारत बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञ की देखरेख में बन रही थी। राजस्थान के सिरोही जिले में पूर्व विधायक श्याम लोढ़ा के नेतृत्व में आज सिरोही जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दूं कि राम झरोखा मंदिर के जो भूमि थी वो बेचने के मामले में आज विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दूं इसके साथ साथ नरेगा भुगतान, बिजली कटौती जैसे अन्य भुगतान, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर भी उन्होंने वर्तमान सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इसको लेकर आपको बता दूं बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। राजस्थान के सिरोही जिले में राम झरोखा मंदिर भूमि विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर की जमीन को निजी स्कूल को 99 साल के लीज पर दे दिया गया। उसे बेचने की प्रक्रिया में एक गंभीर साजिश रची गई। आज सिरोही जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। शुरू में अहिंसा सर्कल से रैली निकाली गई जो मुख्य बाजार से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। श्रावस्ती के पीरपुर में पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ ड्रग इंस्पेक्टर ने देर रात छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाएं भी बरामद की गई हैं। एसपी के निर्देशन में चल रहा यह अभियान श्रावस्ती में के जो मेडिकल संचालक हैं उनमें हड़कंप मचा के रख दिया है। बीती देर रात ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से हजारों की संख्या में अवैध और नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बड़ी खबर आ रही है। वीरपुर में ड्रग विभाग और पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया। देर शाम 2 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हुई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वीरपुर में आज डीएसपी भरत पासवान के नेतृत्व में पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने कई मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। छापेमारी में 2 मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित और नशीली दवाएं बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन दवाओं की बिक्री अवैध थी। इसके बाद दोनों स्टोर्स को सील कर दिया गया। देश में नाबालिग द्वारा 2 व्हीलर चलाए जाने पकड़े पर जहां माता पिता को 25,000 रुपए का चालान तथा 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, वहीं मिर्जापुर के मुकेली बाजार में एक नाबालिग द्वारा क्रेन चलाया जा रहा है। बगल में ही पुलिस चौकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस क्रेन चालक पर कार्रवाई कौन और कब करेगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कानून की खुली अवहेलना देखने को मिली। पुलिस के सामने ही एक नाबालिग को भारी भरकम क्रेन चलाते देखा गया, लेकिन अधिकारी खामोश रहे। आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले की मुकेरी बाजार पुलिस चौकी के ठीक बगल से एक नाबालिग युवक भारी क्रेन चला रहा था।
जाहिर है कि ऐसा वाहन चलाने के लिए न सिर्फ लाइसेंस चाहिए होता है बल्कि चालाकी भी होनी चाहिए। लेकिन उस दौरान कानून और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग को ड्राइविंग करते देखा गया, वो भी सार्वजनिक सड़क पर। नोएडा की थाना फ्यूजन पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर 2 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर खुलासा किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वो लोग फ़ोन करके जो है लोगों को नौकरी का झांसा देते थे, साथ ही जो बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां हैं उनका जो ऑफर लेटर है उनको भेजते थे, जिसके बाद में उनके साथ में 3 से 4 हज़ार रुपये की ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया है, उससे भारी मात्रा में लैपटॉप फ़ोन बरामद किए हैं। वहीं इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने 41 के नोटिस देकर छोड़ दिया है। नोएडा पुलिस ने साइबर सेल के सहयोग से एक बड़े फेक कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा किया। गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। कई मोबाइल सिम कार्ड, लैपटॉप, ATM कार्ड समेत ठगी का सारा उपकरण जब्त किया गया। जॉब का झांसा देने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश देखिए हमारी रिपोर्ट में। बता दें, नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस ने सूचना मिलने के बाद एक संयुक्त ऑपरेशन किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से दिल्ली निवासी विशाल कुमार फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे लगभग 4,250 रुपए वसूलता था। प्रतापगढ़ जनपद में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि अमेठी जिले की एक कंपोजिट विद्यालय के 2 प्रेमी युगल की है, जहां पर वो लालगंज इलाके में एक ओयो आए थे। महिला के पति को जब जानकारी हुई तो पति वहां पर पहुंचा, जिसके बाद मारपीट हो गई। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों का शांति भंग में चालान कर दिया है। केशव पांडे, न्यूज इंडिया, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रतापगढ़ के एक कंपोजिट स्कूल में तैनात इंचार्ज प्रधान अध्यापक अपनी ड्यूटी से गायब होकर महिला अनुदेशक के साथ लालगंज पहुंचे। दोनों पहले ओयो में रुके और इसके बाद लालगंज के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जानकारी मिलते ही महिला अनुदेशक का पति मौके पर पहुंच गया। पहले उसने अपनी पत्नी को सड़क पर पीटा और फिर इंचार्ज प्रधान अध्यापक के साथ भी हाथापाई हुई। स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों को रोकते हुए चालान कर दिया। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल थाने में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने ATS अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड कर्मचारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और फिर उसके बाद उनसे 21.5 लाख रुपए की लूट की, जिसकी शिकायत करने पीड़ित थाने में पहुंचा। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने खातों को फ्रीज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाली साइबर ठगी की खबर सामने आई है। शहर के नेपियर टाउन स्थित आशीष विला में रहने वाले 72 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी अविनाश चंद्र साइबर ठगों का शिकार बने। ठगों ने खुद को ATS अधिकारी बताकर कॉल की और आतंकवादियों के लिए टेरर फंडिंग का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें 3 दिनों का डिजिटल अरेस्ट में रखा। हर दिन लगभग 10 घंटे तक पीड़ित को डराया और धमकाया गया। 3 दिनों की इस मानसिक यातना के बाद ठगों ने अविनाश चंद्र से 21.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया और अब आरोपियों की तलाश में जुट गई। श्रीलंका में आए तूफान में भारतीय NDRF ने संकट मोचन का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद से NDRF की 2 टीमें श्रीलंका के लिए रवाना की। जहां पहुंचते ही उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। करीब 1250 लोगों को बचाया और उनका इलाज जारी रखा। साथ ही साथ राहत सामग्री भी बांटी गई। आपको बता दें, NDRF की 2 टीमें गाजियाबाद से श्रीलंका पहुंची थी। करीब 80 लोगों की ये टीम थी, जिन्होंने वहां राहत बचाव कार्य किया, जिसकी सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। श्रीलंका में आए भयावह चक्रवाती तूफान और बाढ़ के बाद भारत ने राहत कार्य में तेजी और मानवता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इस अभियान में भारतीय सेना और NDRF ने मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई है। भारतीय सेना ने वहां फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है।
जिसने अब तक 1250 से अधिक प्रभावित नागरिकों का इलाज किया, जिसमें 5 जटिल आपातकालीन सर्जरी भी शामिल है। सेना के जहाज और हेलीकॉप्टर राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में आज सेहत सेवावां बचाव संघर्ष कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन निजीकरण और ठेकेदारी सिस्टम के विरोध में किया गया। आपको बता दें कि इस संघर्ष के दौरान जो लोग दवाइयां लेने आए थे और जो मरीज को मिलने रिश्तेदार वहां पहुंचे थे, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और कईयों को इस कारण दवाइयां तक नहीं मिल पाई। और आपको बता दें, सेहत सेवावां संघर्ष कमेटी की तरफ से ये मांग रखी गई कि ठेकेदारी सिस्टम को बंद किया जाए और साथ ही जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाए ताकि वह अपनी जो सेवा है वह जारी रख सके। और इस पूरे मामले में वह सरकार से मांग करते हैं कि जो निजीकरण है और निजीकरण के इस फैसले के खिलाफ वे विरोध करते हैं, क्योंकि जो सरकार है वह कई अस्पतालों को निजीकरण के तौर पर लेकर जा रही है और इस फैसले का वह विरोध करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर के सिविल हॉस्पिटल में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। सेहत सेवा बचाओ संघर्ष कमेटी की तरफ से कई अस्पतालों में निजीकरण के फैसले के खिलाफ रोष प्रदर्शन और रैली निकाली गई। मुलाजमों ने ठेकेदारी सिस्टम बंद करने और कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की मांग की। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में निजीकरण से कर्मचारियों की नौकरी और सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोस्ती करना पड़ गया भारी, दोस्त ने ही दोस्तों का कर डाला अपहरण। 5 लाख की फिरौती मांग डाली परिवार से। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उन दोस्तों को धर दबोचा और सकुशल उन दोनों युवकों को बचा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 युवकों को अपहरण कर लिया गया क्योंकि उन्होंने उधार दिए गए पैसे वापस नहीं किए। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि ये वारदात दोस्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड चंपावत जिले के 22 वर्षीय मनीष मेहर की दर्दनाक मौत के बाद जैसे ही इसकी सूचना उनके घर वालों को मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। आपको बताते चलें कि सोमवार की शाम देर रात मनीष का शव जैसे ही घर पहुंचा, परिवार में चीख पुकार मच गई। आपको बताते चलें कि मनीष की शव जैसे ही घर पहुंचा तो सभी संवेदना व्यक्त करने के लिए जिलाधिकारी मनीष और कई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से मनीष को अंतिम विदाई दी। गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए अग्निकांड में चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के नेत्र सलान निवासी 22 वर्षीय मनीष मेहर की दुखद मौत हो गई। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से मनीष का शव सोमवार देर शाम उसके गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मंगलवार सुबह गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट में किया गया। इसमें जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी सहित कई लोग शामिल हुए।